फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे हम वो है जी पेयर एनहिलेशन। क्या है जी पेयर एनहिलेशन? इसका जो दूसरा नेम है वो है एनहिलेशन ऑफ मैटर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना अगर आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, खैर छोड़ें, अब मैं आप लोगों को टॉपिक की तरफ बताती हूँ। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो दिया था वो था हमारे पास जी पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में हमने क्या कहा था कि एक हाई एनर्जी फोटोन लाइक गैमा रे फोटोन जब वो हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो क्या होता है, वो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल के पेयर में। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने दिया था जी पेयर प्रोडक्शन का। तो अब ये जो हमारे पास एंटी पार्टिकल में जितना भी मैटर होता है वो बच्चों पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और हर पार्टिकल का एक अपना क्या होता है, एंटी पार्टिकल पाया जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले पता है किसने बात की थी? एक साइंटिस्ट था जिसका नेम था डायरेक्ट। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है, फिर भी बता रही हूँ, अगेन रिपीट कर रही हूँ। 1928 में उसने एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिट्रॉन दिया था। किसने? डायरेक्ट ने जस्ट एग्जिस्टेंस का कहा था। लेकिन 1932 में एंडरसन ने डिस्कवर कर दिया था किसको? पॉजिट्रॉन को। उसने कहा था कि पॉजिट्रॉन है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर होता है, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना उतना ही पॉजिट्रॉन पे चार्ज होगा। ठीक है, ये मतलब कि पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। जस्ट लाइक दैट, अगर क्वार्क है तो उसका भी एक एंटी क्वार्क होगा, लेप्टॉन है उसका भी एक एंटी लेप्टॉन होगा, न्यूट्रॉन है उसका भी एक एंटी न्यूट्रॉन होगा। तो कहा गया कि हर पार्टिकल का क्या होता है जी, एक अपना एक एंटी पार्टिकल होता है जिसका मैस कि वो बिल्कुल इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के मैस के, लेकिन चार्ज भी बराबर होता है, बट नेचर ऑफ चार्ज डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती। तो वो क्या होती है? वो सेम बिल्कुल भी नहीं होती। तो अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है जी एनहिलेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ एनहिलेशन क्या होता है। एनहिलेशन का मतलब होता है बच्चों, आप लोग ले लो कि ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल, एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल जब वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, हम उनको मिलाते हैं तो जो कि अपोजिट डायरेक्शन जो ये तो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो एक दूसरे को वो क्या कर देंगे? कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, डिसअपेयर कर देंगे, और एक दूसरे को एनहिलेट कर देते हैं। तो ये एनिहिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक एंटी पार्टिकल आता है और एक पार्टिकल होता है, वो दोनों आपस में आकर इंटरेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक दैट, ये पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? डिसअपेयर कर देंगे, बिकॉज ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव है, चार्ज है, और कन्वर्ट वो हो जाते हैं किस में? एनर्जी में। और वो जो एनर्जी होती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और वो फोटॉन्स जो होते हैं वो गैमा रे फोटॉन्स की रेंज में हमें मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनहिलेशन ऑफ मैटर। आप लोगों को सिंपल वर्ड में बताऊं, आप लोगों को जल्दी मतलब कि याद रहेगा, रट्टा नहीं लगाना, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? यही है कि जब हम मतलब के पार्टिकल को और एक एंटी पार्टिकल को आपस में मिलाते हैं, वो जब मतलब के इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? डिसअपेयर कर देते हैं, एनहिलेट कर देते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होती है? हमें एनर्जी मिलती है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो एनर्जी होती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है? फोटॉन्स की फॉर्म में मिलती है, और वो जो फोटॉन्स होते हैं वो हमें गैमा रे की रेंज में मिलते हैं। अब ये देखें, अगर डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज़ एनहिलेशन ऑफ मैटर या फिर व्हाट इज़ पेयर एनहिलेशन, तो आप लोगों ने लिखना है अ प्रोसेस इन विच अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल disappear during the interaction and the matter of particle change its electromagnetic energy producing two photons in the range of gamma rays। वही बात बच्चों कर दी है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल आकर जब एक दूसरे के साथ कुल इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होते हैं? वो एक दूसरे को डिसअपेयर कर देते हैं, एनहिलेट कर देते हैं, और जब वो इंटरेक्शन करते हैं तो वो जो मैटर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में। और वो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। और जो फोटॉन्स होते हैं वो हमें गैमा रे की फॉर्म में मिलते हैं। अगर देखा जाए तो बच्चों ये रिवर्स प्रोसेस है ना पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था? मतलब कि एक हाई एनर्जी
फोटोन न्यूक्लियस के पास से गुजरता था और हमें पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास मैटर है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वहाँ क्या था, वहाँ जो एनर्जी था वो मैटर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। रिवर्स प्रोसेस है ये किसका, पेयर प्रोडक्शन का, पेयर एनिहिलेशन। अब मैं अगर इनकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है तो आप लोग लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर कंबाइंड दे एनिहिलेट ईच अदर। जब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को और एक एंटी पार्टिकल को हम क्या करवाते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं, वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं जी, एनिहिलेट कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो and give rise to gamma ray photon which are moving in opposite direction। दो हमें photons मिलते हैं ये वाले, तो वो opposite direction में क्या कर रहे हैं, opposite direction में move कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोगों के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ना माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा कि दो फोटोन क्यों बनते हैं, एक भी तो बन सकता है ना। अगर मतलब कि हो रहा है, ठीक है, एनिहिलेट कर रहे हैं, एक फोटोन भी तो बन सकता है ना। तो अब पहले इसकी एग्जांपल को देखें। ये हमारे पास है जी पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल है। ये जब इनको हमने इंटरेक्ट करवाया तो हमें दो क्या मिलते हैं, फोटोन मिलते हैं। ये प्रोसेस बच्चों एक्चुअली में होता है पेयर एनिहिलेशन का। तो ये है मतलब कि हमने कहा कि हमें दो ही फोटोन क्यों मिलते हैं। अच्छा जी, इसमें भी एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। कैसे कंजर्व रहता है बच्चों, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, इट मीन्स यहाँ पर ज़ीरो है, और सेम जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। इस फोटोन का ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो इनका भी मतलब कि चार्ज कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। अच्छा जी, इन दोनों का ये तो एक दूसरे को डिसअपेयर कर, इन दोनों ने एक दूसरे को डिसअपेयर कर देना, मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रल है, तो यहाँ पर न्यूट्रल है फोटोन पर, तो कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होता है, ये मैसलेस होता है, इट मीन ये भी न्यूट्रल है। तो चार्ज भी क्या है, कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है। मोमेंटम कैसे कंजर्व है ये बताती हूँ आप लोगों को। मोमेंटम बच्चों ऐसे कंजर्व है, अच्छा ये तो अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हमारे पास मोमेंटम ज़ीरो हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनकी निग्लिजिबल है, ये बहुत ही कम है, निग्लिजिबल कर देते हैं। अब ये अगर एक फोटोन होता, एक की बात करते हैं, जस्ट वन, अगर एक फोटोन होता तो क्या मतलब कि एक इस फोटोन का कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होना ही था। अगर इसका मोमेंटम है इनिशियल तो ज़ीरो था, फाइनल होना था, तो ये क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो उस मतलब कि टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए हमारे पास क्या है, हम दो हमें फोटोन्स मिलते हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होता है तो फाइनल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। इस तरह से हमारे पास चार्ज, एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होता है जी, कंजर्व रहता है। अब देख लेते हैं एनर्जी, ये जो फोटोन बना है हमारे पास बच्चों, ये वाले सॉरी, इसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, तो इसको देख लेते हैं जी, वो कितनी होगी। तो उन्होंने कहा है द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर फोटोन की कितनी होती है एनर्जी, वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि बराबर होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बच्चों रेस्ट मैस एनर्जी की इक्वल होती है। समझ आ गई, कितनी होती है, 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी के बराबर होती है। अब इनका एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है जी, कंजर्व होता है। ये मैंने आप लोगों को अभी बताया, अगर एक फोटोन होता तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होना था, तो इस वजह से हमारे पास दो फोटोन्स होते हैं। तो इसी तरह से बच्चों ये मतलब कि ये रेस्ट मैस एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ये रेस्ट मैस एनर्जी आप लोग पॉजिट्रॉन की ले लो, और ये हमारे पास फोटोन्स की एनर्जी एच एफ है, रेस्ट मैस नहीं है, फोटोन की एनर्जी है ये। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एम नॉट सी स्केयर एच एफ मिल जाएगा। एम नॉट सी स्केयर मतलब कि यहाँ हमारे पास ये जो मैटर है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। इस वजह से यहाँ पर हम रेस्ट मैस एनर्जी यूज़ करें 9.11 10⁻31 kg, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हम एच एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आई है 8.19 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 जूल। अच्छा जी, अगर ये बात याद रखें
कि अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो हमें फोटोन की मिनिमम एनर्जी कितनी मिलेगी, वो होगी बच्चों 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हर एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये था बच्चों एनहिलेशन ऑफ मैटर। क्या होता है बच्चों, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन में। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता था, हमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एनर्जी मिलती है हमें फोटोन की फॉर्म में। वो जो फोटोन होता है वो गैमा रे की फोटोन में होता है, मतलब कि मैटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में, और वहाँ एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी मैटर में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच। आप लोग क्वेश्चंस कीजिए मुझसे, और क्वेश्चंस करने के साथ साथ एक बात और बता दूँ, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ना, थोड़ा सा कर दें, ज़्यादा ना करें। कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस किया करें, मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। मैं हर वीडियो में ये कह रही हूँ, अगर आप लोग मुझे दोगे तो ही मैं मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बना पाऊँगी ना। तो होप सो कंसेप्ट की समझ आ गई हो। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जस्ट रट्टा लगाना है, नो। आप लोग समझ के पढ़ो, कंसेप्ट ले के पढ़ो, ताकि आप लोग के आगे भी काम आ सके। यही टॉपिक हैं जो बार बार BS लेवल के स्टूडेंट्स से पूछ लिए जाएँ, लेकिन उन्हें नहीं आते होते। तो अभी से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि आगे जाके आपको कोई इश्यू ना हो। थैंक यू सो मच।